राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? जिंदगी दो पहियों की साइकिल की तरह है। जब तक आप उसके पेडल मारते रहोगे, बैलेंस बना रहेगा। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस में एक छोटा सा टॉपिक दिया है, नाम है रेस्पिरेशन। ये जो नाम दिया है टॉपिक का, ये सही नाम नहीं है। इसको मैं करेक्ट करके सही कर देता हूं। ध्यान से देखते जाना, इसका सही नाम क्या होना चाहिए। इसका सही नाम होना चाहिए, यहां पे लिखता हूं, इसका सही नाम होना चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन। सही नाम क्या होना चाहिए? सेलुलर रेस्पिरेशन का होना चाहिए। अब ये मैंने सही नाम क्यों बोल दिया, आपको आगे समझ में आएगा जब अपन इस टॉपिक को समझेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब कई लोग ये समझते हैं, क्या समझते हैं, जैसे एक इंसान क्या करता है, ब्रीदिंग करता है। एक इंसान जो ब्रीदिंग करता है नेजल चेंबर से, तो यहाँ पे वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है और CO2 को एक्सहेल करता है। ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, इसे लोग रेस्पिरेशन बोल देते हैं। बट ये रेस्पिरेशन रही है, ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट जरूर है, जिसे अपन ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसमें अपन दो तरीके की एक्शन रिएक्शन करते हैं। क्या? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, और अपन CO2 को एक्सहेल करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं। दो फिनोमेना यहाँ पे है, तो ये रेस्पिरेशन नहीं है। अब रेस्पिरेशन एक्चुअल में है क्या, तो इस टॉपिक को अपन ध्यान से समझेंगे और मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूं होता क्या। देखो, मैं ये बोल रहा हूं, ये आपकी बॉडी की कोई सेल है, ये मैंने आपकी बॉडी की कोई सेल बना दी। इस सेल के बाहर क्या है? अच्छा, इस सेल में साइटोप्लाज्म है, तो मैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म बता देता हूं कि इस सेल में जो भी केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है, उसके लिए सबसे अच्छा मीडियम जो है वो साइटोप्लाज्म ही होता है। और आपको एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि बायोलॉजिकल वर्ड में या फिर कहीं पे भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर प्रोसीड कराना है, तो उसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। तो यहाँ पे सेल में जो भी रिएक्शन चलती है, जैसे अपन बायोकेमिकल रिएक्शन बोल देते हैं, यहाँ पे भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, और सेल में वो मीडियम होता है सबसे अच्छा मीडियम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म आपको समझ में आया हुआ। होता क्या है, देखो अपने केस में होता ये है कि जैसे आपने खाना खाया, जैसे मैं बोलता हूँ डिफरेंट टाइप के फूड पार्टिकल्स को इंटेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है कार्बोहाइड्रेट, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है प्रोटीन, तो मैंने लिख दिया प्रोटीन। ये मैं लिपिड या फिर फैट लिख देता हूँ। इस तरीके से आप खाना खाते हैं, सारे लोग खाते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गए, तो जब भी कार्बोहाइड्रेट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। तो एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस है, उस रिएक्शंस में होता क्या है, एंजाइमेटिक रिएक्शन में इसका ब्रेकडाउन होगा। ये एक बड़ा पार्टिकल है, जैसे अपन ग्लूकोज का पॉलीमर बोलते हैं, तो ये पॉलीमर है, बड़ा पार्ट है। इस बड़े पार्ट को तोड़ा जाता है। एंजाइम का काम ही क्या है, तोड़ फोड़ कर देना। तो ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और ये जो छोटे पार्ट्स, जो स्मॉल पार्टिकल्स जो जनरेट हुए हैं, इनका नाम है ग्लूकोज। इनका नाम क्या है, ग्लूकोज। अब जिस तरीके का पॉलीमर होगा ना, उसी टाइप का यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज क्या बनेगा, वो अपन यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। लेकिन आपको यहाँ तक अंदर तक जाना नहीं, आपको ये समझना है कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, डाइजेशन हुआ, और क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। पॉलीमर यूनिट से मोनोमर यूनिट बन गया। पॉली यानी एक से ज्यादा यूनिट, मोनो यानी एक सिंगल यूनिट। ऐसी सिंगल यूनिट बहुत सारी बन जाती है। अब क्या होता है, डाइजेशन हो गया, तो डाइजेशन होने के बाद में ऐसा थोड़ी है कि ये ग्लूकोज जहां पे डाइजेस्ट होकर पड़ा रहेगा, पड़ा नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ी खाया था, पड़ा रखने के लिए। तो अपने बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, जो आगे चल के अपन पढ़ेंगे भी। तो मैंने एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया, और मैंने एक ब्लड की एक पाइप बना दी, जिसे अपन आर्टरी वेन जो भी बोलते हैं वो है। अब यहां से होगा क्या यार, इस आर्टरी में इस वेन में ग्लूकोज का फ्लो चल रहा है। अब ग्लूकोज यहाँ पे एंटर करता है और एंटर करता है। एंटर करने के बाद में ग्लूकोज यहां से चला, और इसके सराउंडिंग में बहुत सारी सेल मिलेगी आपको। ऐसे भाई, ये सेल अपनी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पाइप मैंने बनाया, और इस पाइप में क्या घूम रहा है, ग्लूकोज। अच्छा, जिस तरीके से ग्लूकोज घूमता है, उसी तरीके से प्रोटीन के डाइजेशन के बाद में एमिनो एसिड घूम सकता है। फैट लिपिड के डाइजेशन के बाद में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल घूम सकता है। अपन ने ग्लूकोज लिया यहाँ पे। अब देखो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो ग्लूकोज है, इस सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये सेल में ग्लूकोज आ जाएगा, और ग्लूकोज आ गया इसके साइटोप्लाज्म में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस सेल में यहाँ पे आ गया है ग्लूकोज। क्या आया है, ग्लूकोज यहाँ पे एंटर कर गया है सेल में। किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। अब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जब इसमें ग्लूकोज एंटर कर गया, तो सेल इसके साथ में रिएक्शन करेगी, इसको और तोड़ेगी, और इसमें जो एनर्जी छुपी हुई है उसको बाहर निकालेगी। अच्छा, आपको एक बात और याद रखनी चाहिए
कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, तो 6 कार्बन को मैं ऐसे अरेंज कर देता हूं, चलो समझने के लिए। अब आप जब भी ग्लूकोज खाते हैं तो आप बोलते हैं कि हमें ग्लूकोज खाते ही एनर्जी मिलती है। कैसे एनर्जी मिलती है? ग्लूकोज में एनर्जी होती कहां पे है भाई? ग्लूकोज में तो 6 कार्बन है, इसमें एनर्जी कहां पे है? तो एनर्जी यार एक्चुअली होती है, ये जो बॉन्ड होता है ना, इसके ये बॉन्ड होते हैं ना, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब हुई थी तो सनलाइट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए थे, और इनकी एनर्जी को इसी फेज में ट्रिप कर लिया गया। इसकी एनर्जी को यहाँ पे ट्रिप कर लिया गया। अब इन बॉन्ड को जब अपन ब्रेक करेंगे ना, इन बॉन्ड्स को जब अपन तोड़ेंगे, तो यहां से एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी इस सेल को या फिर अपनी बॉडी में जितनी भी सेल है उन सब सेल को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस तरीके से सर्कुलेशन से ग्लूकोज पहुंच गया है। अब देखो क्या होता है, ये मैंने एक सेल बनाया, आप याद रखना ये अपनी बॉडी की एक सेल है, सेल में क्या चलता है। अब ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज का यहां पे होगा ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो मैं यहाँ पे ग्लूकोज का जब भी ब्रेकडाउन करता हूं तो क्या बनता है, उससे बनता है एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है, और उसे अपन बोलते हैं यहाँ पे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड उसे अपन बोलते हैं, पायरुवेट भी बोल देते हैं, पायरुवेट बोल दो। अच्छा, कोई भी एसिड, जैसे मैं यहाँ पे एसिड लिख देता हूं, कोई भी ये एसिड वाला पार्ट है, ये कोई एसिड वाला पार्ट है, इसे क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसे H को बाहर निकाल दूं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। किसी भी एसिड से जब भी H प्लस बाहर निकलता है तो जब उसमें रिमेनिंग पार्ट पे जो नेगेटिव चार्ज आता है उसके आगे, नाम के आगे लग जाता है 8। जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था पहले, अब बन गया कार्बोक्सिलेट, तो ये बन गया, ये पायरुविक एसिड जो है वो बन जाता है पायरुवेट। तो पायरुवेट याद रख लो, या फिर ये पायरुविक एसिड याद रख लो। इसमें कार्बन आपको याद रखने 3 कार्बन होते हैं। मुझे बताओ ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ C6H12O6। इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन से 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है। तो मुझे बताओ 6 कार्बन से 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बन सकते हैं? तो सिंपल सी मैथ है यार, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन सकते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है, इसकी वजह से एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं, किसके, पायरुविक एसिड के। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर आप हायर क्लास में जाओगे ना तो यहाँ पे 10 स्टेप रिएक्शन होगी। इस ग्लूकोज को तोड़ने, इस ग्लूकोज को यहां तक पहुंचाने के लिए 10 स्टेप रिएक्शन यहाँ पे फॉलो करी जाएगी। मैं आपको एक भी रिएक्शन का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे उस प्रोसेस का, पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या है, उसे अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं उसे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइको यानी ग्लूकोज, लाइसिस यानी होता है टूटना। तो ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही तो है। एक पार्ट से कितने पार्ट बन गए? 2 पार्ट बन गए, इसे आप याद रखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस होता है। अब मेरे को ये बताओ, ये ग्लाइकोलाइसिस हो कहां पे रहा है? तो आप सारे लोगों को मैंने अभी बताया कि सेल में जो भी रिएक्शन चलती है उसके लिए अच्छा मीडियम क्या है, साइटोप्लाज्म। तो आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है वो होती है साइटोप्लाज्म में। किसमें होती है? साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होती है। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये 3 कार्बन, ये जो 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल बना है उसका नाम क्या है? पायरुविक एसिड। अब मैं यहाँ पे इस चीज को तो हटा देता हूँ, यहाँ पे तो साइटोप्लाज्म ही मानना है। यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसमें सेल के मैं सारे ऑर्गेनेल बना सकता हूँ, लेकिन सारे ऑर्गेनेल बनाने की जरूरत नहीं है, अपन को ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन समझ में आना चाहिए। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे। आप जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, आप मुझे बताना कि ये स्ट्रक्चर किसका है। अगर आपने बता दिया तो आपने सेल वाला चैप्टर 9th क्लास में ध्यान से पढ़ा है, और सेल वाला चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपकी बायोलॉजी ठीक है, अच्छी बायोलॉजी है आपकी। ये जो स्ट्रक्चर है, तो कुछ लोगों ने तो बोल ही दिया है, कुछ लोगों ने ये बोल दिया है मन ही मन में, मेरे को सुन भी गया है, और बोला है उन्होंने कि ये तो आपने बनाया है पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसे अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसे? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो क्या बोलते हैं अपन? पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। कैसे बनती है अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से एनर्जी बनती है। कुछ एनर्जी के पार्टिकल्स यहाँ पे भी बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी लिख दिया, जो एक एनर्जी का पैकेट है। याद रखना है एटीपी क्या है? एनर्जी का पैकेट है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिख सकते हैं साइड में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल यहां तक बन गया।
और जब ये ग्लूकोज से ये 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल बनता है ना, यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस होती है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन ही है वैसे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं पे भी ऑक्सीजन, इनकी बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। इसका मतलब ये रिएक्शन होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रेस्पिरेशन अगर किसी बॉडी में नहीं हो रहा है तब भी ये हो सकता है, मतलब किसी तरीके का रेस्पिरेशन हो रहा है तब भी ये यहाँ से ऐसा हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे ग्लूकोज, ये इस ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है ऑक्सीजन है या फिर नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक जब पहुंचता है ये रिएक्शन, तो यहाँ तक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल पहुंचता है ना, उसके बाद में डिसाइड होता है इसका फ्यूचर, और वो फ्यूचर जो डिसाइड होता है ना, वो डिसाइड होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो यहाँ पे अपन 2 केस बना लेते हैं। कैसे कैसे केस बनाएंगे देखना। एक केस में बनाता हूं कि अगर इस सेल के अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, मतलब मैं यहाँ पे केस बना देता हूं और मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऑक्सीजन है एब्सेंट। क्या लिख दिया मैंने? ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है, ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन नहीं है तो जो रिएक्शन होगी ना, उस रिएक्शन को अपन बोलेंगे एन एरोबिक रिएक्शन। एन एरोबिक रिएक्शन, एन एरोबिक रिएक्शन। एनारोबिक रिएक्शन का मतलब जो भी रिएक्शन होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, उसे एनारोबिक रिएक्शन। अपन यहाँ पे इसे एक नाम बोल देते हैं और नाम में लिख देता हूं यहाँ पे फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन आपको याद रखना है, जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो क्या होगा? फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन कैसे होता है, कहां पे होता है, कैसे होता है, देखते हैं अपन। फर्मेंटेशन इस पायरुविक एसिड से क्या होगा, मैं एग्जांपल लेता हूं आपकी बॉडी का, और आपकी बॉडी में सेल होती है जिसे अपन बोलते हैं मसल सेल। मसल सेल में क्या हो रहा है? मसल सेल में क्या हो रहा है, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, जब भी मैं तुम्हें बोलूं कि अभी आप आराम से बैठे हुए हैं, आपको बहुत तेज तरीके से रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, मतलब बहुत तेज तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं ध्यान से। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो और आराम से बैठे हो तो मुझे बताओ आपको जल्दी जल्दी सांस लेने की जरूरत है क्या? तो बोलते नहीं यार कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि चलो अपन बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के थोड़ी सी रनिंग करके आते हैं, तो आप मेरे साथ में रनिंग करने के लिए निकल जाते हैं और अपन रनिंग करते हैं और रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में अपनी बॉडी में एनर्जी थोड़ा सा ठीक लेवल पे होता है, इसलिए अपन शुरुआत में 100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर दौड़ते हैं, अच्छे तरीके से दौड़ रहे होते हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, अपना जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ता चला जाता है, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं सांस फूलने लग गई। सांस फूलने लग जाती है मतलब अपन ऑक्सीजन बहुत जोर से खींचने लग जाते हैं और CO2 को भी जल्दी से बाहर निकालने लग जाते हैं। मतलब ब्रीदिंग का जो टाइम ड्यूरेशन था, जो अपन नॉर्मल लेवल पे जो कर रहे थे उससे ज्यादा हो गया। क्या हुआ ऐसा? आपने जब रनिंग स्टार्ट करी तो आपकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने लग गया, मसल में एनर्जी यूज होने लग गई। एनर्जी, जो भी यहाँ पे एनर्जी वाले पार्टिकल्स थे उनका बर्निंग स्टार्ट हो गया। और जैसे बर्निंग स्टार्ट होता है तो किसी भी चीज को आग लगाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और आपकी बॉडी में अब ज्यादा आग लगानी पड़ेगी क्योंकि आपकी बॉडी की जो मसल सेल है उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या फिर हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। उस केस में क्या होता है, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पूरी करने के लिए जल्दी जल्दी आप सांस ले रहे होते हैं। इसके बावजूद भी सभी मसल सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है जहां पे पहले पहुंच रहा था। इस केस में क्या होता है, इस केस में होता यह है कि मसल सेल में ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज मसल सेल में एक ऑक्सीजन है वो एब्सेंट हो जाती है, एक तरीके से एनएरोबिक कंडीशन बन जाती है। और तब आपकी मसल सेल में होता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन से क्या बनता है, ये पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे बनाता है लैक्टिक एसिड। ये क्या बनाता है, ये बनाता है लैक्टिक एसिड। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये मार्कर, मान लेता हूं कि ये मार्कर एक पार्टिकल है जिससे आप खाओगे तो इससे एनर्जी मिलेगी, समझने के लिए कि इसमें एनर्जी है और इसे आप खाएंगे तो डाइजेस्टिव प्रोसेस से, डाइजेशन सिस्टम से टूटेगा और फिर आगे जाके फाइनली इसे एनर्जी मिलेगी। और मैं बोलता हूं यार इसमें एनर्जी है, और आप इसे अगर एक नेचुरल प्रोसेस से लेके जाएंगे तो इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती चली जाएगी। लेकिन मैं बोलता हूं इस मार्कर को डायरेक्टली अपन आगे लगा दें, एक ही स्टेप में पूरी एनर्जी निकालना चाहे तो इसे डायरेक्ट आग लगा देते पूरे मार्कर को, तो सिंगल स्टेप में जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी तो निकलती है लेकिन हीट में जो एनर्जी है वो कन्वर्जन ज्यादा हो जाता है। सिंगल स्टेप में आपको जो एनर्जी चाहिए होती है वो कम मिलती है, बाकी हीट लॉस ज्यादा हो जाता है। और ऐसा ही यहाँ पे होता है, एनर्जी यहाँ पे बनती है। तो इस लैक्टिक एसिड के साथ में कुछ एटीपी के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, यहाँ पे एनर्जी के पैकेट भी बनते हैं। लेकिन ये लैक्टिक एसिड जो बनता है ना,
इसमें भी 3 ही कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 कार्बन। 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया है। कैसी फेज में? ऑक्सीजन की एब्सेंट वाली फेज में 3 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया और क्या बन गया? लैक्टिक एसिड। और आपको लैक्टिक एसिड बन गया है कैसे पता लगेगा? जब भी आप रनिंग करते हैं, जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं और आपकी मसल में पेन होने लग जाता है, जैसे अपन मसल क्रैम्प बोलते हैं, उस पेन वाली कंडीशन में आपकी मसल्स में क्या बनने लग गया? लैक्टिक एसिड बनने लग गया। तो जब भी आप रनिंग करते हैं और आप बोलते हैं ना कि अब तो यार पैरों में दर्द होने लग गया है, वो उस मसल सेल में, उस रीजन में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन चालू हो गया और अब आपकी मसल्स में क्या आएगा? क्रैम्प आएगा। क्या आपको समझ में आया क्या हो रहा है आपकी बॉडी में? तो ये यहाँ पे मसल सेल में नॉर्मल लेवल पे देखे तो अभी अपने नॉर्मल लेवल मसल सेल में ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मसल सेल से अपन ज्यादा एक्शन करवा ही नहीं रहे हैं। तो आपकी बॉडी में जितनी भी मसल सेल है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई आराम से चल रहा है, तो मसल सेल में लैक्टिक एसिड नहीं बनता, इसलिए बैठे बैठे अपनी बॉडी में पेन थोड़ी होता है, तो नहीं होता ना। मसल सेल में पेन कब होता है? जब अपन हेवी एक्सरसाइज रनिंग करते हैं। चलो एक दूसरा केस एक दूसरी सेल में चलता है। ऐसा ही केस मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मैं यहाँ पे ऐसा ही केस लिख रहा हूं। यहाँ पे देखना, एक सेल बनाता हूं मैं और एक सेल है। सेल का एक मैं प्रोसेस ही बता देता हूं। एक चेंबर होता है और उस चेंबर में अपन कुछ सुगरी सब्सटेंस डालते हैं जिनमें शुगर प्रेजेंट होती है, मतलब उनमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज वाले पार्टिकल्स मैं यहाँ पे डाल देता हूं, जिसमें आपको फाइनली क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। और ग्लूकोज मिला के इस चेंबर में खूब सारा ग्लूकोज डाला और उसके बाद में मैं डाल देता हूं यहाँ पे कुछ सेल डाल देता हूं। ये मैंने कुछ सेल डाल दिए इसमें, और ये सेल और कुछ नहीं है, ये सेल है सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक सेल है और इसका नाम है फंगाई। और फंगाई को मैं अगर क्लियरली लिखना चाहूं तो इसका नाम है यीस्ट सेल, और इसका अगर बायोलॉजिकल नाम मैं आपको बताऊं तो नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। आप यीस्ट सेल याद रखो। यीस्ट सेल के केस में यहाँ पे जो भी सब्सटेंस डाला जिससे अपन को क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। और उसके बाद में इस चेंबर को अपन ने बंद कर दिया। इस चेंबर को बंद कर दिया। इस चेंबर को बंद करने के पीछे रीजन है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं जाना मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? इसमें होगी एनारोबिक रिएक्शन, और एनारोबिक रिएक्शन मतलब फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या होगा? इस यीस्ट सेल में ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज इस सेल में जाएगा, ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनेगा। भाई मैंने बोला कि पायरुविक एसिड बनने के लिए किसी ऑक्सीजन की या फिर CO2 की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। ये यहाँ तक की हो रही स्टेप वाली जो भी रिएक्शंस है उसमें ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन है ही नहीं, पहले से अपन ने एनारोबिक कंडीशन जनरेट कर दी, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे ग्लूकोज से क्या बनेगा? पहले पायरुविक एसिड बन जाएगा। और तो ये यीस्ट सेल क्या बनाएगी? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाएगी। और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जब बनेगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे ग्लूकोज से बन गया है पायरुविक एसिड, तो ग्लूकोज से मैंने लिख दिया पायरुविक एसिड बन गया है। ये पायरुविक एसिड मैंने लिख दिया, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड यहाँ पे कन्वर्ट होता है, ये 3 कार्बन का, ये 6 कार्बन का, ये 6 कार्बन, ये 3 कार्बन के कितने? 2 बन गए। अब ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में। और अल्कोहल का मैं अगर नाम लिखूं यहाँ पे तो अपन ऐसे नाम लिखते हैं। अल्कोहल का दूसरा नाम इथेनॉल लिखते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला बता देता हूं आपको। ऐसे लिखते होंगे आप फॉर्मूला CH3 CH2OH। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को C2H5OH। ये क्या है? अल्कोहल। कितने कार्बन है इसमें? देखना, इसमें 2 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। इसके साथ में एक CO2 का मॉलिक्यूल और बाहर निकल जाता है। ऐसे केस में 3 कार्बन यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं और साथ में क्या निकलती है यहाँ से? यार यहाँ से निकलती है ATP। क्या मुझे बताओ, अपनी मसल सेल में भी CO2 बनता है क्या? तो अपन बोलते हैं नहीं नहीं, मसल सेल में CO2 कहां से बनेगा? 3 कार्बन से 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया। क्या नाम है? लैक्टिक एसिड। मसल क्रैम्प आता है तब बनता है। इस सेल में एनारोबिक कंडीशन में ऐसी कंडीशन जनरेट होती है और क्या बनता है? अल्कोहल। ये अल्कोहल बनाने की प्रोसेस में जो इस सेल में जो रिएक्शन, ये सेल लिविंग है कि नहीं है? लिविंग है। अपनी बॉडी के सेल लिविंग है कि नहीं है? लिविंग है। और लिविंग सेल में ऑक्सीजन का यूज करके अपन जो एटीपी जनरेट करते हैं उसकी बात अपन करने वाले हैं। अब मैं ये तो मैंने बताया कि ये तो पहला केस है जिसमें क्या है? ऑक्सीजन एब्सेंट है। दूसरा केस बनाते हैं, जब भी इस सेल में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी, जैसे अभी की बात कर लें तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑक्सीजन जो है वो है हायर साइड। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हायर साइड है। जैसे अभी अपन बैठे हैं तो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, अच्छी खासी है। तो एक ये पायरुविक एसिड अब इसमें एंटर कर जाता है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पे एक रिएक्शन चलती है जिसे अपन बोलते हैं लिंक रिएक्शन। याद नहीं रखनी है, लिंक रिएक्शन चलती है। इसकी रिएक्शन को कनेक्ट करने के लिए लिंक रिएक्शन चलती है, लिंक रिएक्शन बोल देंगे। इसके बाद में एक साइकिल और चलता है जिसे अपन क्रेब्स साइकिल बोलते हैं।
ये भी याद नहीं रखना है। इसके बाद में फाइनली अपन बोलते हैं कि इसमें एक सिस्टम चलता है जिसमें यहाँ पे बहुत सारे साइटोक्रोम्स होते हैं। मतलब आप ऐसे याद रखो कि यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जहां से ये जो पार्टिकल्स आगे प्रोसीड होगा तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ से एनर्जी इजेक्ट करते चले जाते हैं। तो जब भी ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव करता है आगे तो यहाँ से हर एक स्टेप में एटीपी जनरेट होता चला जाता है और ऐसे एटीपी बनता है। तो मैं यहाँ पे कुछ एटीपी लिख देता हूँ, एटीपी फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। और यहाँ पे हुआ क्या है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस थी तो क्या बोला था मैंने? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है। इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है ना, ये जो इस माइटोकॉन्ड्रिया में बीच में फ्लूइड होता है, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में क्या होता है, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड होता है। और इस रिएक्शन को जो अपन नाम देते हैं ना, उस रिएक्शन को बोलते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक फॉस्फोरस ऐड हो रहा है, किसी चीज में कोई चीज ऐड हो रही है ना, उसे अपन एक नाम, जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड हो रहा था, इसे अपन बोल देंगे फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक चेंबर में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो बोल देंगे हाइड्रोजिनेशन, या फिर हाइड्रोलेशन हो जाएगा इसका, हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड हो रहा है तो बोल देंगे फॉस्फोराइलेशन। तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से क्या होता है, फॉस्फोरस इसमें ऐड हो जाता है। जैसे ही ये एडीपी में ये एक फॉस्फोरस और ऐड होता है तो क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। और यही एनर्जी है जो आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराता रहता है। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपकी बॉडी में जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जब भी आपकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है, तब यहाँ पे क्या बनता है? तब यहाँ पे बनता है यार, एक तो एनर्जी बनता है जिसे अपन एटीपी बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे जो ये लैक्टिक, जो ये पायरुविक एसिड है, इसके जो 3 कार्बन है वो हर एक कार्बन या फिर जितने भी पायरुविक एसिड इधर आ रहे हैं, हर एक कार्बन आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है? CO2 में। तो खूब सारे CO2 बनते हैं। इसके साथ में फाइनली जो इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन बचता है, इसके बाद में कुछ ऑक्सीजन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है और फिर वो हाइड्रोजन से मिलकर कुछ H2 के मॉलिक्यूल भी जनरेट कर देता है। इस तरीके से 3 चीजें बनती हैं यहाँ पे। इस माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, CO2 बनता है और H2 बनता है। तो एनर्जी बनती है, CO2 बनता है और H2 बनता है। और अगर ये स्टेप पूरी फॉलो की जा रही है ना प्रॉपर वे में, ये स्टेप जिसमें ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया में हर एक स्टेप का यूज करके एनर्जी निकाली जा रही है, तो यहाँ पे ग्लूकोज में जितनी भी एनर्जी अपन ने फोटोसिंथेसिस से स्टोर किया था, वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ पे निकल जाता है, अगर सारी स्टेप प्रॉपर तरीके से फॉलो की जाए। इसे अपन बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। आपकी एनसीईआरटी में ये सारी जो सेलुलर रेस्पिरेशन, अब इसे सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोला मैंने? सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने इसलिए बोला कि ऐसा रिएक्शन मुझे ये बताओ कि प्लांट सेल में होता है कि नहीं होता? होता है। ऐसा रिएक्शन यीस्ट सेल में भी होता है, मतलब फंजाई में भी होता है। ऐसा रिएक्शन ग्लूकोज का जो ये यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, ऐसा रिएक्शन बैक्टीरिया में भी होता है और ऐसा रिएक्शन अपनी बॉडी में होता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस नेचर में है, सब में क्या होता है? सब में ये रिएक्शन चलता है। तो ये लिविंग सेल में चलता है और ये लिविंग सेल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एनर्जी रिलीज की जा रही है ना, इसे अपन सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो हर एक सेल में जो भी रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे ब्रीदिंग से नहीं है, यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी निकालना ही रेस्पिरेशन है। क्या आपको बात समझ में आई? तो सेलुलर रेस्पिरेशन इसका नाम होना चाहिए था। ऐसा रिएक्शन प्लांट में भी होता है, ऐसा रिएक्शन एनिमल में भी होता है, क्योंकि प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। तो ये जो आपको मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन बता दिया, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से आप जरूर डिस्कस करिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। इस सारी स्टेप को आपके एनसीईआरटी में कैसे लिख दिया वो भी मैं आपको फटाफट लिख के बता देता हूँ। कैसे लिख दिया यार, इधर देखना यार ध्यान से, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन वहां पे नहीं किया, वहां पे ऐसे एरो बना के बता दिया गया। एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको वो बातें समझ में आएगी, लेकिन आपको मेरे हिसाब से जब भी आप बोर्ड का एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम देने जाओ तो इस तरीके से सेल बना के अगर आप अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से आप लेवलिंग कर सकते हैं, तो आपकी ज्यादा बेटर नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ ग्लूकोज, इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस लिख के यहाँ पे लिख दिया पायरुविक एसिड,
पायरुविक एसिड को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे एक में लिख दिया है ऑक्सीजन की एब्सेंस, ऑक्सीजन है ही नहीं। एक में लिख दिया है पार्शियली ऑक्सीजन एब्सेंट है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। अभी पहले था अब नहीं है, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन वाले। एक में लिख दिया है कि अब पूरी तरीके से क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहां पे लिखा है देखो, ऑक्सीजन पूरी तरीके से एब्सेंट है, मतलब यीस्ट सेल लिखा है। यीस्ट सेल में क्या होता है, एल्कोहल फॉर्मेशन, एल्कोहल फॉर्मेशन के साथ में CO2 बनता है और साथ में ATP बनता है। ये रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, यीस्ट सेल याद रखना है। ये अपनी मसल सेल की बात की गई है, तो यहाँ पे लिख दिया ह्यूमन मसल सेल। ह्यूमन मसल सेल में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड के साथ में यहाँ पे CO2 नहीं बनता, यहाँ पे ATP लिख दिया। क्या समझ में आया? इसके बाद में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब अपनी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रही है, एरोबिक कंडीशन, माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी रिएक्शन चल रही है उसमें लिख दिया CO2 बनता है, एनर्जी बनती है और साथ में H2O बनता है। क्या इतनी बातों में समझ में आई क्या? ये आपकी एनसीईआरटी में है, इससे बेटर मैं इसको मानता हूं। तो आप ऐसा लिखेंगे तो आपके ज्यादा नंबर आने के चांसेस है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में याद रखेंगे साइटोप्लाज्म में होता है, इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस यहां तक तो होता ही है। ओके, थैंक यू।